everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. द साउथ द साउथ जो पोएम है ये लैंगस्टन ह्यूजीज ने लिखी है और इस पोएम को समझने के लिए लैंगस्टन ह्यूजीज का बैकग्राउंड समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लैंगस्टन ह्यूजीज जो थे ये एक अमेरिकन पोएट थे, अफ्रो अमेरिकन ओरिजिन के। अफ्रो अमेरिकन मतलब अफ्रीकन अमेरिकन ओरिजिन, यानी कि ब्लैक अमेरिकन्स। इस पोएम में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पोएट जो थे वो साउथ अमेरिका में रहते थे और साउथ अमेरिका में स्लेवरी, रेसिज्म, हेट्रेड, वायलेंस ये सब चलता था। साउथ अमेरिका में दो टाइप के लोग रहते थे, एक तो जो अफ्रो अमेरिकन्स थे यानी कि ब्लैक अमेरिकन्स, और एक जो प्योर अमेरिकन्स होते हैं यानी कि वाइट अमेरिकन्स। तो जो वाइट अमेरिकन्स थे वो अफ्रो अमेरिकन्स को अपना स्लेव समझते थे, वो उनसे उनसे रेसिज्म करते थे, भेदभाव वहाँ बहुत था, वहाँ वायलेंस, लड़ाई झगड़ा रहता था। तो ये जो पोएम है ये इसी चीज़ पे बेस्ड है कि कैसे साउथ अमेरिका को अफ्रो अमेरिकन्स छोड़कर नॉर्थ अमेरिका में सेटल हो गए और क्यों नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से बहुत ज़्यादा अच्छा है उनके लिए। जो सिविल वॉर हुई थी, सिविल वॉर भी इसलिए ही हुई थी क्योंकि साउथ अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन के साथ बहुत ही ज़्यादा गंदा बिहेव करते थे, वो उन्हें स्लेव मानते थे और अब्राहम लिंकन ने उन्हें स्लेवरी से फ्रीडम दिलवाने के लिए सिविल वॉर करी थी। लेकिन सिविल वॉर के बाद भी उन्हें रेसिज्म का शिकार होना पड़ा था। तो इस पोएम के 6 स्टैंजाज हैं और ऑलमोस्ट 28 लाइन्स हैं। तो हम एक एक स्टैंजा पढ़ेंगे और उसका मतलब समझेंगे। सदर्न स्टेट्स में, अमेरिका की सदर्न स्टेट्स में अफ्रो अमेरिकन्स के लिए बहुत ज़्यादा हेट्रेड था और जो वहाँ के नेटिव थे वो अफ्रो अमेरिकन्स को अपनी प्रॉपर्टी समझते थे, अपना स्लेव समझते थे। यही डिफरेंस था उनके ट्रीटमेंट में, मतलब यही डिफरेंस था अफ्रो अमेरिकन को ट्रीट करने में कि कैसे नेटिव साउथ अमेरिका के लोग उन्हें कैसे ट्रीट करते थे और कैसे नेटिव नॉर्थ अमेरिका के लोग उन्हें ट्रीट करते थे। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है इस पोएम में या इस पोएम के बनने में। ये जो पोएम है ये लव हेट रिलेशनशिप दिखाती है पोएट का साउथ अमेरिका के साथ और कैसे अफ्रो अमेरिकन्स को वहाँ मिसट्रीट किया गया था, कैसे उनके साथ वायलेंस होता था या उन्हें कैसे ओप्रेस्ड या दबाया जाता था या ओवर पावर किया जाता था। ये सब जो उन्होंने फेस किया है साउथ में, ये पोएम उसी के बारे में है। दिखाएगी या हमें बताएगी कि कैसे अफ्रो अमेरिकन्स ने साउथ का अल्टरनेटिव नॉर्थ को चुना था और वो कैसे नॉर्थ में खुशी खुशी रहते थे। The South, the lazy, laughing South, with blood on its mouth. The sunny-faced South, be strong, idiot-brained. इस स्टैंजा की जो फर्स्ट 2 लाइन्स हैं वो पर्सोनिफिकेशन डिस्क्राइब करती है, जिसमें जो सदर्न नेटिव पीपल है, मतलब जो सदर्न के साउथ के नेटिव लोग हैं, वो लोग कैसे केयर फ्री पूरा दिन अपने घर में आराम फरमाते थे। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास स्लेव्स थे और स्लेव्स ही उनका सारा काम करते थे, इसलिए वो पूरा दिन सोफे पर लेटे रहते थे। ये इन लोगों ने कभी भी अपने स्लेव्स का ध्यान नहीं रखा, कभी उनकी केयर नहीं करी और उनको कभी भी एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं समझा। जिस मुंह से वो हंसते थे अपने अपने जैसे लोगों के साथ, जिस मुंह से वो हंसते थे उसी मुंह से उन स्लेव्स को टॉर्चर करते थे। उसके बाद लास्ट 3 लाइन्स में पोएट ये कह रहा है कि साउथ एक बहुत ही वार्म प्लेस है। वो ऐसे दिखती है जैसे कि वो एक मॉन्स्टर हो जब उसकी स्ट्रेंथ पे बात आती है कि वो ताकतवर है, एक बीस्ट की तरह, एक मॉन्स्टर की तरह। लेकिन जब उसके
माइंड के बारे में हम बात करें, उसके दिमाग के बारे में बात करें, तो वो एकदम बेवकूफ़ है, वो एकदम इडियट है। नेक्स्ट स्टैंजा। द चाइल्ड माइंडेड साउथ स्क्रैचिंग इन द डेड फायर्स ashes फॉर नीग्रोज बोन्स। अब लाइन 6 to 8 में ह्यूजीज जो है वो कंपेयर कर रहा है साउथ को एक बच्चे से। वो बच्चा जो बहुत ही ज़्यादा डिसलॉयल है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है, अनबिहेव्ड है, अनमैनर्ड है, मिस्चीवियस है, और वो बड़ा नहीं हो रहा। पोएट के हिसाब से साउथ जो है वो कमज़ोर है, और वहीं नॉर्थ जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन हेल्ड करता है उसके लिए। जैसे साउथ के नेटिव अफ्रो अमेरिकन्स को समझते हैं या देखते हैं एज अ स्लेव, वैसे ही नॉर्थ जो है, नॉर्थ स्टेट साउथ को एज अ स्लेव देखता है। साउथ में प्रोग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, वेयर एज नॉर्थ का जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। पूरी दुनिया ने अफ्रो अमेरिकन्स को एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो सदर्न नेटिव्स हैं उन्होंने अभी तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है, यहाँ तक कि वो उन्हें एज अ स्लेव मानते हैं, और एक मरे हुए इंसान की एशेज में से भी नीग्रो या अफ्रो अमेरिकन्स के वो बोन्स को ढूंढते हैं। साउथ हमेशा अफ्रो अमेरिकन्स को स्लेव माना है और उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है। लाइन्स 9 to 12। Cotton and the moon, warmth, earth, warmth, the sky, the sun, the stars, the Mongolia scented south। अब इन लाइन्स में पोएट की जो टोन है वो एकदम से चेंज हो जाती है, वो प्यार में बोलने लगता है, जबकि वो फर्स्ट 8 लाइन्स में हेट में बोल रहा होता है। फर्स्ट 8 लाइन्स में पोएट ये बताता है कि साउथ उसके साथ कितना हार्श था, क्रूअल था, और बहुत ही ज़्यादा रेशियल इनजस्टिस था साउथ में, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पाता साउथ की तारीफ करने पर, क्योंकि साउथ की जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स है, जो ब्यूटीफुल इमेजरी है, वो देखकर पोएट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रोक नहीं पाता अपने आप को उसकी तारीफ करने से। वो बात कर रहा है मूनशाइन और वाइट कॉटन की, जो कि फील्ड्स में ग्रो करती है जब वेदर जो है वो वार्म होता है, और उस वेदर की वजह से उनकी फ्रेग्रेंस जो है वो वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। लाइन्स 13 to 17। नेक्स्ट स्टैंजा। ब्यूटीफुल लाइक अ वुमन, seductive as a dark-eyed whore, passionate, cruel, honey-lipped, syphilitic, that is the South। ये जो 5 लाइन्स हैं, इसमें अट्रैक्शन बता रहा है पोएट, इसमें लव बता रहा है, और पोएट इसमें हेट्रेड बता रहा है। फर्स्ट लाइन में वो कहता है कि वो उसे साउथ पसंद है, और वो साउथ को एक ब्यूटीफुल वुमेन से कंपेयर कर रहा है, लेकिन जो ये ब्यूटीफुल वुमेन है वो सडनली ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक होर में, एक प्रोस्टिट्यूट में, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है और वो मेंस को सेड्यूस करती है। अब जो ये ब्यूटीफुल वुमेन है, इसमें पैशन भी है और ये क्रुएल्टी से बर्न्ड भी है। इसके जो लिप्स हैं वो स्वीट हैं, बट अगर तुम इनसे किस करोगे तो तुम्हें सिफिलिस हो जाएगा। जो पोएट है वो बेसिकली टेम्प्टेड है साउथ के एग्रीकल्चर और फर्टिलिटी से, बट वहाँ रहना, वहाँ रहने का मतलब, साउथ में रहने का मतलब कि खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना टाइप्स, कि वहाँ रहो और टॉर्चर हो, अपनी मर्जी से वहाँ रहो, जबकि तुम्हारे पास ऑप्शन है वहाँ से जाने का। नेक्स्ट स्टैंजा। And I, who am black, would love her, but she spits in my face. And I, who am black, would give her many rare gifts, but she turns her back upon me. Now lines 18 to 22 में जो पोएट है, पहले तो वो मेटाफर को एक्सटेंड करता है
वो अब भी साउथ को एक होर, एक सेडक्ट्रेस, प्रोस्टिट्यूट बुलाता है। पोएट के लिए जो साउथ है वो सिर्फ एक सेडक्ट्रेस नहीं है, लेकिन वो एक वो कोई ऐसा ये औरत है या कुछ ऐसी चीज़ है जो लोगों को अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट करती है और फिर उनको उनके साथ क्रुएल्टी करती है, उनके साथ हरासमेंट करके उनके पास सिर्फ डेथ का ऑप्शन छोड़ देती है। जो पोएट है वो एक्चुअली अपना सारा लव उसे देना चाहता है, वो उसको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो बहुत ही पैशनेटली रिजेक्ट कर देती है सब कुछ उसके मुंह पर थूकते हुए। ऑल्दो हिज आइडेंटिटी इज दैट ऑफ अ ब्लैक मैन, जब ऑल्दो मतलब, अरे यार, यहाँ तक कि अगर वो एक ब्लैक मैन है, वो सब कुछ उसको देने के लिए तैयार है, चाहे वो कोई रेयर गिफ्ट ही क्यों ना हो, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। वो उसकी एंटायर रेस को रिजेक्ट कर देती है उसके अपीयरेंस के बेसिस पर, और उसके लिए वो सिर्फ स्लेव्स हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टैंजा. So now I seek the north, the cold faced north, for she, they say, is a kind mistress, and in her house my children may escape the spell of the south. Now, end of the poem, the last stanza, lines 23 and 28, इसमें पोएट जो है, जिसने एक अनफेयर रिजेक्शन को फेस किया है खुद के लिए और खुद की रेस के लिए, अब वो नॉर्थ स्टेट में जाने के लिए वो फोर्स्ड है, नॉर्थ फेस में अपना खुद को वहां सेटल करने के लिए वो फोर्स्ड है। नॉर्थ स्टेट उनको पूरी तरह से नहीं अपना वेलकम कर रही, लेकिन वो साउथ से बहुत ज़्यादा बेटर है। नॉर्थ में पीपल जो है वो स्लेवरी के अगेंस्ट है, वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, लेकिन एटलीस्ट वहाँ स्लेवरी नहीं है। पोएट और अफ्रो अमेरिकन्स को नॉर्थ चूज़ करना पड़ा क्योंकि वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है साउथ से, वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, अच्छी स्टेट है साउथ से। हालांकि वहाँ भी उन्हें अपनी जगह बनाने के लिए लड़ना पड़ा था, लेकिन एक बेटर अपॉर्चुनिटी की सर्च में और अपने आप को स्लेवरी से बचाने के लिए, फ्रीडम दिलाने के लिए उन्हें इन सब से लड़ना पड़ा।